नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 77,269 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 24,119 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,50,600 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,46,430 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 95.2 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 110.9 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2026 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले बीजेपी की बढ़त की खबर सामने आई, मगर धीमी काउंटिंग और सभी सीटों के आंकड़े जारी न किए जाने को लेकर टीएमसी ने लगातार चुनाव आयोग को घेरा। ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की साजिश बताया और भवानीपुर की काउंटिंग सेंटर भी पहुंच गईं। राज्य की 294 सीटों में से 293 सीटों पर काउंटिंग कराई गई, जिसमें बीजेपी 206 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने की तैयारी में है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को सिर्फ 81 सीटें ही मिली हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी सीट तक नहीं बचा पाए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाया एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने सरकार बनाने की कगार पर पहुंच गई है। उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। टीवीके के प्रमुख एक्टर विजय के पिता ने कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उसे सरकार बनाने के लिए गठबंधन का न्योता भी दे दिया है, यानी तमिलनाडु टीवीके के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना सकती है। इस प्रकार तमिलनाडु में कुल 234 सीटों में से 108 सीटें प्राप्त की हैं और वह सरकार बनाने की और अग्रसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण भारत केरल में बात करें तो वहां सत्तारूढ़ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और हालांकि मुख्यमंत्री पिनरई अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रहे। कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है और सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के साथ वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। इस प्रकार केरल में कुल 140 सीटों में से यूडीएफ ने 99 सीटें प्राप्त की हैं और वह सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वोत्तर राज्य असम की बात करें तो वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी ने फिर से अपनी जीत निश्चित कर ली है और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी अपनी सीट भारी मतों से जीती है। बीजेपी का यह आंकड़ा 101 पार कर चुका है, जबकि कांग्रेस को 22 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार असम में कुल 126 सीटों में से एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और वह सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण तमिलनाडु और केरल राज्य में भले ही भाजपा मुश्किल से अपना खाता खोल पाई है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वह सरकार बनाएगी और यहां भाजपा के साथ एनआर कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी और एन रंगास्वामी 5वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह जब से सत्ता में आए हैं, तब से वे एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं। इसी क्रम में वे अपने ही फैसलों पर अब वह बुरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री बालन शाह ने राष्ट्रपति रामचंद्र पांडेल को अध्यादेश सौंपा था, लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पांडेल ने इस अध्यादेश को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया और इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटा दिया है। उनका कहना है कि संविधान में बहुमत आधारित निर्णय प्रणाली को किसी अध्यादेश या कानून के जरिए कमजोर नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। नेपाल ने एक कूटनीतिक पत्र जारी करते हुए लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर अपना दावा ठोका है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और साथ ही नेपाल के सभी दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद से दोनों देशों में टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि नेपाल सरकार इस वक्त कई मोर्चों पर घिर गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को तोड़ दिया है। उन्होंने ईरान की तरफ से भेजे गए नए शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दरवाजे फिलहाल बंद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह 14 मुद्दों का प्रस्ताव स्वीकार करने लायक नहीं है। वैसे इस बात की भी संभावना तो पहले से ही जताई जा रही थी कि ट्रंप बातचीत नहीं बल्कि जंग के मूड में हैं। ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो यह युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका और उसकी नौसेना हरमुज चरण में प्रवेश करती है
तो ईरान इससे भिड़ जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो लेबनान में 3 हफ्तों के लिए सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इसराइल ही उनकी इस घोषणा को बार बार खारिज कर रहा है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए है। इसराइल की मंशा लेबनान के इलाके पर अपना कब्जा जमाने की है, लेकिन लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह उसके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसकी तरफ से इसराइली पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि इस जंग में रूस भी एंट्री हो गई है और उसने लेबनान को उन्नत हथियार मुहैया कराने की बात कही है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। धन्यवाद।